Welcome to Dynamic Scholars. Let's embark on a journey of learning together. ओके ओके यस सर। हमारे साथ गुरुजी आ गए हैं। रोहित जी प्लीज माइक को म्यूट कर लीजिए। गुरुजी एक सेकेंड सर, मैं बस आपसे लूंगा। तो गाइस आज हमारे साथ हमारे सेशन में एक बड़े ही विशिष्ट मेहमान, हम सभी के गुरुदेव, जिनकी बुक पढ़ करके हम यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं, ऐसे हमारे गुरु हमारे सेशन साक्षात हमें दर्शन देने आए हैं। और प्रोफेसर प्रेम शंकर पांडे सर को हम सभी लोग सब लोग इनको पढ़ते हैं और इनको पढ़ के हम नेट जेआरएफ और आगे पीएचडी और उसके बाद प्रोफेसर बनने तक का जो सफर है वो गुरुजी के मार्गदर्शन में ही हो पाता है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, लेकिन सभी लोग कहीं ना कहीं सर से बेनिफिटेड होते हैं। तो ऐसे महान व्यक्ति तो आज हमारे सत्र में हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं अंगद जी को बुलाना चाहूंगा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, और एक बार मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। अंगद जी, आर यू देयर? मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर जी जी एक बार प्लीज आप स्टार्ट करें। जी जी प्रणाम। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्माने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां विद्याप्रदां शारदां। नमो नमः। तो गुरुदेव, ये हमारे साथ अंगद मौर्य जी थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी संस्कृत डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रहे हैं, और आपके स्वागत में इन्होंने ये प्रस्तुत किया है, तो बहुत धन्यवाद। हम लोग पिछले कई दिनों से ये प्रयत्न कर रहे थे कि आप हमारे सत्र में आए, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह से आपको आमंत्रित मैं नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज आप आए हैं और हम सभी लोग आपकी प्रेरणा से ही ये क्लास चलाते हैं। आपको ये बात पता है गुरुदेव कि करीब से ही कोरोना काल से यूजीसी नेट को समर्पित और डेडिकेटेड है ये क्लास, और नित्य यानी 365 दिन ये क्लास चलता है, और आपकी प्रेरणा से ही चलता है, क्योंकि पेपर 1 और इंग्लिश तक की कक्षा चलता है। तो ऐसे में आप आए हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मोटिवेशन की कमी होती है, आगे क्या करना है, एक फियर ऑफ फेल्योर होता है, एक साइकोलॉजिकल भी फियर है कि भाई नहीं हो पाएगा, ऐसा कई बार मन में भाव। तो मैं चाहता हूं कि आज आप हम सभी का मार्गदर्शन करें, मेरा भी करें, सभी स्टूडेंट्स का भी करें, ताकि हम लोग आगे जो दिसंबर वाला एग्जाम है उसके लिए तैयार हो पाएं, और आगे लाइफ में क्या करना है उसके लिए भी हमारा जो पूरा रणनीति है वो हम बना पाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर राहुल जी। पहले तो बहुत सारा ढेर सारा धन्यवाद और प्यार कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया है, और अंगद जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सरस्वती वंदना के साथ शुरुआत की है। और ये आपका जो मंच है ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे नदी में कमल खिले हुए हैं, और आप उस नदी में जो स्वच्छ पानी बहा रहे हैं उसकी कहनी ही क्या है।
तो जितने भी कमल यहाँ पे हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इस रेडियो को अगर वीडियो में कन्वर्ट कर दें तो शायद हम अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पूरा फोकस होके एक जगह पर एक बार में एक काम करें। और अगर आपके पैर हिल रहे हैं तो उनको रोक लेंगे, और हाथ हिल रहे हैं तो उसको रोक लेंगे। और अगर आप डिस्ट्रैक्ट होकर के मोबाइल चेक कर रहे हैं और व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए उसको बंद कर देंगे। तो जब आप नज़र में नज़र मिला के बातें करेंगे तो हमारा इंटरेक्शन बढ़िया होगा और आपका रिसेप्शन बढ़िया होगा। तो हो सकता है कि आपको अंदर एक फियर हो कि हम कैमरा कैसे ऑन करें, हमारा बैकग्राउंड बढ़िया नहीं है, हमने कपड़े अच्छे नहीं पहने हैं। तो हम सभी ऐसे ही हैं और यहाँ पे कोई भी फैशन शो तो चल नहीं रहा है, तो आप बेझिझक कैमरा ऑन कर सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगेगा कि मैं इंसानों से बातें कर रहा हूँ, क्योंकि कैमरे के पीछे पता नहीं क्या है। राइट, ऑल राइट, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर पुटिंग योर कैमराज ऑन। आपको भी अच्छा लगेगा जब आप कैमरा ऑन करेंगे, तो आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। कैमरा के पीछे कोई रोटी बना रहा है तो कोई सब्जी बना रहा है। तो जैसा राहुल जी ने कहा कि फियर ऑफ फेलियर, तो उसके बारे में आज हम डेफिनेटली बात करेंगे। और मोटिवेशन तो तब आएगा जब आप एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को और बहुत सारी चीज़ें हैं सुनने को। अगले आधे घंटे तक मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा और फिर आपसे कुछ सीखूंगा भी। आप सभी हीरा हैं, जवाहरात हैं, प्लैटिनम है, सबके पास एक अपना अलग नॉलेज है, अलग लेवल का, और हर किसी के पास कुछ ना कुछ देने के लिए है। बस ये है, हर कोई अपने समय का इंतजार कर रहा है। चलिए, तो अभी मैं रेफरेंडम लूंगा। यहाँ पे अभी 82 लोग हैं इस सेशन में, और जहाँ तक फियर की बात है तो सबसे पहले मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप अपने अंदर सोचते क्या हैं, आप अपने आप को डिफाइन कैसे करते हैं, हु आर यू, क्योंकि यहीं से फियर की शुरुआत होती है। हु आर यू। जैसे कि पहला सवाल है मेरा, अगर आप सुन पा रहे हैं तो, क्योंकि 3-4 कैमरा मुझे ऑन दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि आप लोग डेफिनेटली एक्टिव है जिनका कैमरा ऑन है, और जिनका कैमरा ऑफ है वो ये सोच रहे हैं अगर नहीं भी ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा। राइट, तो बहुत कुछ हो जाएगा। और पहला चीज ये होगा कि जब आपका कैमरा ऑफ रहता है तो आप अकाउंटेबल नहीं रहते हैं, और जैसे ही आप कैमरा ऑन करते हैं आप अकाउंटेबल हो जाते हैं। आप पैनॉप्टिकन थियरी में आ जाते हैं, मिशेल फुको की पैनॉप्टिकन थियरी। आप अंडर सर्विलेंस हैं, कोई आपको देख रहा है, तो पीछे भी मुड़ेंगे तो कोई देख लेगा आप अटेंशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो अगर आप जिनको कैमरा ऑन करना मुश्किल हो रहा है, हो सकता है कि आप कहीं सफ़र कर रहे हो, कभी खाना बना रहे हो, किचन में हो, तो आप मैसेज जरूर करेंगे मेरे क्वेश्चंस का, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक इंटरेक्टिव सेशन हो और ये रेडियो मिर्ची के बजाय इंटरेक्टिव रेडियो हो। तो जो मैं सवाल पूछूंगा आप लोग उसका जवाब दे सकेंगे, तो आई थिंक हम ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे एक दूसरे से, बिकॉज कम्युनिकेशन इज कनेक्शन, द बॉन्डिंग। पहला सवाल मेरा ये है कि आप लोगों में से ये 83 लोग जो हैं, कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? प्लीज राइट 1 इन द चैट बॉक्स, एल्स राइट 2 इन द चैट बॉक्स। कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? राइट 1 इन द चैट बॉक्स, एल्स राइट 2 इन द चैट बॉक्स। फटाफट करेंगे, 2 ऑप्शन और 2। नेक्स्ट 5 सेकेंड्स ओनली। अच्छा, कुछ लोग बहुत ईमानदार हैं, 2 भी लिख रहे हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। सुपर, ऑलराइट, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। और जिन लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि हमें गरीब रहना है,
तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर आ जाए क्या ही कर लेंगे, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द माइंडसेट। आपने जो माइंडसेट बना रखा है अपने ब्रेन के अंदर कि हमें अमीर बनना है या गरीब रहना है, जो भी बनाया है सही है, वो आपका चॉइस है, बट हमेशा आपके पास एक पॉसिबिलिटी है अपने डिसीजन को बदलने की। जिन्होंने भी 2 लिखा हुआ है, यू हैव अ पॉसिबिलिटी कि अगले आधे घंटे के बाद हो सकता है आप अपने डिसीजन को बदलने पे मजबूर हो जाएं या मोटिवेट हो जाएं, और मे बी एनीथिंग एल्स, क्योंकि इसे हम कहते हैं पुअर माइंडसेट, और जिन्होंने 1 लिखा है उसको हम कहते हैं रिच माइंडसेट। एंड माइंडसेट इज द वन थिंग व्हिच डिसाइड्स योर डेस्टिनी। यही से सब कुछ होता है, यही से सब कुछ शुरुआत होता है। चलिए, जिन लोगों ने 2 लिखा है अभी उनसे मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा, और जिन्होंने 1 लिखा है उनसे मैं अगला क्वेश्चन, अगला सवाल करूंगा। और अगला सवाल ये है कि आप जिन लोगों ने ये लिखा है कि मुझे अमीर बनना है, आप में से कितनों के पास एक्शन प्लान है? राइट 3 इन द चैट बॉक्स फॉर यस एंड 4 फॉर नो। कितने लोगों के पास आपका एक्शन प्लान है? आपको पता है कि कैसे बनना है, दैट इज एक्शन प्लान। और नहीं पता है तो राइट 4 इन द चैट बॉक्स। 3 फॉर यस, 4 फॉर नो। आई हैव नो आइडिया व्हाट इज एक्शन प्लान, बट हाँ, बनना तो है। All right. Again, I can find very honest people here, very, very honest. And I'm really happy. Okay. कुछ लोगों का कहना है नहीं बनना हमें, it's all right. It's a choice. Super. Thank you so much for being the part of this discussion. तो कुछ लोगों के पास प्लान है, कुछ लोगों के पास नहीं है। इसे हम कहते हैं एस्पिरेशन वर्सेस परस्पिरेशन। एस्पिरेशन हर किसी के पास होता है कि हमें बहुत ऊंचा जाना है, बहुत अमीर बनना है। और परस्पिरेशन का मतलब कि हमें मेहनत कितना करना है उस चीज को पाने के लिए, वो चीज भी आपको पता है। और नहीं पता है तो पता करने पे ही वो अचीव होगा, नहीं तो एस्पिरेशन गिल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आज एस्पिरेशन है और कल वो एस्पिरेशन नहीं मिला तो क्या होगा? गिल्ट होगा, एंड गिल्ट विल रिजल्ट इनटू सेल्फ हेट्रेड। जितना गिल्ट होगा उतना सेल्फ हेट्रेड बढ़ेगा, और जितना सेल्फ हेट्रेड बढ़ेगा उतना ही सेल्फ अब्यूज बढ़ेगा, और जितना सेल्फ अब्यूज बढ़ेगा आप उतने ज्यादा खुद से नफरत करेंगे, और जितना ज्यादा खुद से नफरत करेंगे उतने ज्यादा बीमार पड़ेंगे, और जितने ज्यादा बीमार पड़ेंगे अपने आप को तबाह करेंगे। So everything is linked. All right. चलिए अगला क्वेश्चन। मैं आज क्वेश्चन बहुत पूछ रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन ये है कि आप सब में से कितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं लाइफ में? राइट 5 इन द चैट बॉक्स फॉर यस एंड 6 फॉर नो। कितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं? राइट 5 for yes or no. All right, I'm really happy to see that everybody is writing 5, and I can see the change. It's already taking place. Super. Good job. तो हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, इस बात की गारंटी है आपका मैसेज कि हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है। और अगला सवाल है कि क्या आपके पास सक्सेसफुल होने का एक्शन प्लान है? 7 for yes and 8 for no. 7 for yes and 8 for no. आपके पास एक्शन प्लान है कि नहीं है? ढूंढ रहे हैं। अगर है तो सफलता आपके कदम चूमेगी, और नहीं है तो आज एक पॉसिबिलिटी है अपना एक्शन प्लान बनाने की।
बिकॉज जब तक आपके पास एक्शन प्लान नहीं है तो सफलता किसी और के कदम चूमेगी जिसके पास है। आपके पास वो क्यों आएगी जब आपके पास अपना एक्शन प्लान नहीं है? ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ से कोई भी एक एस्पिरेंट जो नेट की तैयारी कर रहा है, दिसंबर में क्वालिफाई करना चाहता है, आप माइक ऑन करें हैंड रेज करके। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आज मेरे सवाल बहुत हैं, जवाब आप सबके पास हैं। राइट, कोई है वॉलेंटियर? गुलशन कुमार, सो नाइस ऑफ यू, क्लैप फॉर यू। सो यू आर लीडर इन दिस ग्रुप। तो अगर आप कैमरा भी ऑन कर लें माइक के साथ साथ तो उसी में आप काम लग जाएंगे। आलोक जी भी हैं, वेरी गुड। जी सर, नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। आपका बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, कुछ पंखा वगैरह चल रहा है क्या? नहीं सर, एक्चुअली मेरे घर में नहीं रहता है नेटवर्क, तो हम बाहर आ जाते हैं, तो अच्छा रोड अच्छा, के बगल में है सर। ऑलराइट। तो शायद ये बैकग्राउंड साउंड से काफ़ी लोग डिस्टर्ब होंगे। आपसे अगला सवाल मैं पूछता हूँ, तब तक मैं आलोक जी को लेके आता हूँ। जी सर, राधे राधे सर। हाँ जी, राधे राधे। गुलशन जी, आप अपना माइक ऑफ कर देंगे। और थैंक यू। चलिए आलोक जी, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और मेरा आपसे जो सवाल है, और आलोक जी के जवाब को सब लोग सुनेंगे ध्यान से, ठीक है? मैं भी दिसंबर में एज एस्पिरेंट नेट का एग्जाम देने जा रहा हूँ और 5 नसीहत देनी है जिससे कि ये गारंटी हो जाए कि मैं फेल होऊंगा। सर फेल होना? हाँ जी, आपको मुझे वो पांच टेक्निक बताने हैं। हाँ, मुझे 5 टेक्निक बतानी है जिसकी मैं गारंटी हो जाए कि नेट का एग्जाम मुझे फेल होना ही होना है। ईश्वर भी चाहे तो पास नहीं करा सकता। सर सिलेबस से रिलेटेड 5 टिप्स या फिर अदर मींस लाइफ एनीथिंग, व्हाटएवर यू फील लाइक, बस गारंटी मुझे मिलनी चाहिए। सर अगर आप इंग्लिश से जैसे मतलब मैं इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश लिटरेचर का, अगर आप इंग्लिश से जाना चाहते हैं नेट के लिए तो मतलब फर्स्ट मेरी एडवाइस यही रहेगी, जिससे कि आप करना हो तो आप ब्रिटिश लिटरेचर वाला पोर्शन बिल्कुल ना छोड़ें, जिससे कि ब्रिटिश आप करना लिटरेचर हो। नहीं छूना है मुझे। ऑलराइट, मैं नोट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसको अप्लाई करना होगा। यस सर। ऑलराइट, ठीक है, ब्रिटिश So, लिटरेचर मैंने छोड़ दिया है। हाँ सर, फर्स्ट थिंग ब्रिटिश लिटरेचर आपने छोड़ दिया। सेकंड थिंग थियरी वाला पोर्शन भी आप नहीं टच करेंगे, सो वो भी बेटर रहेगा नहीं होने के लिए। एंड थर्ड थिंग, कुल मिला के मतलब मुझे पढ़ना नहीं है, राइट? कुल मिला के मुझे सिलेबस नहीं पढ़ना है। नहीं सर, पढ़ना है। ऐसे वो चीजें पढ़ना है जो, बिकॉज आपने बोला है कि आपका नहीं होना है, तो नहीं होने के लिए फिर बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी हैं जो कि पढ़िए, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करिए, लेकिन होना नहीं है। होना नहीं, राइट। तो एक मैंने ब्रिटिश लिटरेचर छोड़ दिया, थियरी और लिटरेचर छोड़ दिया मैंने। मींस अपना टाइम मैनेजमेंट है सर, उसको सही जगह उस सही मैनेज करने के बजाय उसको गलत तरीके से मैनेज करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। टाइम मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। जैसे क्या करना होगा उसके लिए? जैसे सर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ से कि ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा ट्रेंड है पिछले 4-5 सालों से, आफ्टर एनटीए ने 2016 से लिया है, उसने कुछ ट्रेंड फॉलो किए हैं। वो अलग बात है कि इस एग्जाम में उसने वो ट्रेंड से हट करके कुछ काम कर लिया, अदरवाइज कुछ ट्रेंड फॉलो किए हैं। तो अगर हम उस ट्रेंड से हटेंगे तो फिर मतलब ये तो होगा ना कि हमारे साथ हमारा नुकसान होगा, पर्सनल नुकसान होगा। राइट, तो हमें टाइम को कैसे जिसका माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए। ओके, थैंक यू। राइट, तो आप कुछ कह रहे थे टाइम मैनेजमेंट के लिए, मुझे कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए कि मेरी गारंटी हो जाए फेलियर? सर टाइम मैनेजमेंट मींस माइक ऑफ, यू आर म्यूटेड। आपका माइक ऑफ हो गया। हेलो, आई एम ऑडिबल सर? या
सर जैसे हमारा इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है तो बहुत वास्ट सिलेबस है, तो उसमें अगर हम मैनेज करके चलेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें बिल्कुल छोड़ देनी है, अदरवाइज हम स्टोरीज पोएट्रीज और नॉवेल्स में ऐसे टाइम इन्वेस्ट करते रहे, चेतन भगत और ये सब, बट सर इनसे एनटीए तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना। ओके, तो मुझे समझ आया, मुझे चेतन भगत को पढ़ना है। और सर मतलब मैं किसी पर्सनल ऑथर को मेंशन नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं मतलब बता रहा हूँ कि ऐसे ऑथर्स ऐसे हैं मतलब जिनसे एनटीए अभी क्वेश्चन, चेतन अगर भगत से अगर अगर प्रोलॉजी आप वगैरह। स्पेसिफिक रीजन सजेशन देंगे ना, तो मुझे आसानी होगी इसको इम्प्लीमेंट करने में। सर इंग्लिश लिटरेचर में मैंने फर्स्ट थिंग थियरी वाला पार्ट टच नहीं करना, सेकंड थिंग ब्रिटिश लिटरेचर का पार्ट टच नहीं करना है, थर्ड थिंग पेपर वन में आ जाते हैं। पेपर वन में मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है डीआई और ये, इसको आप मतलब प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, बिकॉज नहीं। आप ये समझ लीजिए कि आपको आता है, आपको ये प्रैक्टिस नहीं करना है। उसके बाद फिर पीवाईक्यूज पे फोकस नहीं करना है, बिकॉज आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो पीवाईक्यूज पे भी आप फोकस नहीं करेंगे। फोर्थ थिंग All right. एंड हाँ एंड फिफ्थ थिंग जो कि आप अपना मतलब पूरे दिन का शेड्यूल जो है उसको बस अपने पसंद के हिसाब से एंजॉय पूरे दिन का एंजॉय करें, मूवीज देखना, क्रिकेट और सोशल मीडिया, इन सब में अच्छे से टाइम इन्वेस्ट कीजिए, और बाकी तो फिर नहीं ही होगा। All right. So nice. So great of you, Alji. Very nice. Very nice. तो मुझे 5 मैजिकल सजेशन मिल चुके हैं। पहला है ब्रिटिश लिटरेचर मुझे क्रिटिसिज्म नहीं पढ़ना है, पेपर वन मैथमेटिक्स तो बिल्कुल नहीं टच करना है, पीवाईक्यू की तरफ तो देखना भी नहीं है, और पूरा दिन जो है मूवीज में, क्रिकेट में, सोशल मीडिया में गुजारना है। राइट। तो ये बहुत ही यूनिक सजेशन था। इसमें और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? कि मान लो कि अब मैं ये सोच रहा हूँ ना कि मुझे तो ब्रिटिश लिटरेचर पहले से आता है और लिटरेरी थ्योरी भी मुझे आती है पहले से, तो ये मेरी गारंटी दे नहीं रहा है कि मुझे एकदम गारंटी मिल जाए कि मैं भूल नहीं पाऊंगा ना जो मुझे आता है। तो इसमें और मुझे 4-5 सजेशन ऐसे चाहिए कि ये सब आते हुए भी मैं फेल हो जाऊं। और किसी के पास कुछ है? जी सर। रिवीजन की कमी, रिवीजन जरूरी है। रिवीजन नहीं करना चाहिए, राइट? सर हमारे सर हमारे रिवीजन जैसे बंद कर मेरा तो संस्कृत है 25 कोड, तो हमारे इसमें व्याकरण सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और वो काफी हार्ड भी होता है, कभी काफी ज्यादा मतलब उनके हिसाब से वो पूछते हैं, तो आप व्याकरण ग्रामर भी अपना छोड़ सकते हैं अगर नहीं होना, लेकिन उसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो इजी पोर्शन होता है वो आप कैच कर सकते हो। अगर आपको फेल होना है तो डेफिनेटली आप उसकी तरफ ध्यान मत दो, ये एक रह सकता है। वेरी गुड सजेशन मृणाल जी। और कोई सजेशन देना चाहेगा मुझे? सर अगर आपका नहीं होना है तो फिर सबसे पहले तो अगर आप अपने सिलेबस का एनालिसिस नहीं करते हैं, पूरे सिलेबस को आप एक पूरा मतलब उसको लिखते नहीं है, उसको समझते नहीं है, बस ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं कि हम पढ़ रहे हैं बस हो जाएगा देखते हैं क्या। अगर आप सिलेबस का सही से एनालिसिस नहीं करते हैं तो ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है आपका ना होने का, और शायद कभी ना होने का, ऐसा सर। दैट्स ऑल। ऑलराइट। लेकिन वो तो मैंने कर रखा है, मुझे कुछ ऐसे सजेशन चाहिए कि ये सब जानकारी होने के बाद भी मेरी फेलियर जो है गारंटेड हो जाए। 4-5 दोस्त बना लेंगे बाजार के लड़कों से, फेल होना है। 4-5 दोस्त बना लेंगे बाजार के। सर मेरा एक कहना सवाल है सर। हाँ जी सर जैसे आपने कहे आलोक जी पे जो नहीं होना है सर, मैं मुझे आते हुए भी हम नहीं छोड़ सकते हैं, तो ये मेरे सारे साथियों के लिए कहना है, जो आपने मन बना लिया है, सारा सिलेबस को अगर पढ़ लिया है, सारा चीज को आपने कर लिया है, तो आते हुए भी आप जो सर कहे नहीं होगा, तो वो नेगेटिव में पॉजिटिव मुझे दिख रहा है। जो आपके आते हुए सर नहीं छोड़ सकते हैं, तो हम सारे साथियों को कहना चाहेंगे, जो आपने मन बना लिया है यूजीसी नेट या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमको निकालना है, तो वो हो निश्चित हो। प्रोजेक्ट को, उस प्लान को आपने
कंसल्टिंग कर लिया है तो आपको होना तय है तमाम साथियों को सर। तो आपने सर कहा आलोक जी के बात पे जो मुझे आते हुए नहीं छोड़ सकता, इससे यह स्पष्ट होता है सर जो सभी साथियों ये मन बना ले क्लास करे रेगुलर रूप से तो निश्चित सभी साथियों को नेट होगा ही, यूजीसी जेआरएफ पीएचडी जो भी होना है वो होगा ही सर। क्या बात, मुरारी जी बहुत दिल जीत लिया आपने बिल्कुल। लेकिन फिर भी मुझे अपने सवाल का जवाब मिला नहीं अभी तक। अगर और कोई इसमें ऐड करना चाहे। यस सर नेगेटिव माइंडसेट सर गुड इवनिंग सर। बिकेर अविनाश। हाँ जी सर, उसके लिए सर एक और रीजन ये है कि अपने हेल्थ का भी सर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर पूरी तरह से सब कुछ तैयार है तो मेरे ख्याल से शायद अगर उस तरफ आदमी बिल्कुल नहीं देखेगी तो ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम में उसका कुछ तबीयत वगैरह का इश्यू हो जाए तो फिर एग्जाम सही से नहीं जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसके लिए सर प्रॉपर खान पान और समय से नियमित जो ये भोजन का जो आप तो मुझे पास कराने के पीछे पड़े हैं। मैं कह रहा हूँ मुझे गारंटेड फेल होना है, उसके लिए मतलब सर वही ना कि अगर खान पानी को सर बिल्कुल ये मतलब कि हो जाएगा तो उसका तबीयत खराब होगा और फिर वो सब कुछ होने के बावजूद भी मतलब तो आपको कहने का मतलब कि मुझे सारे जंक फूड, बाजारू फूड, स्ट्रीट फूड ये सब खाने शुरू कर देने चाहिए। जी सर, तो उस कारण से लास्ट टाइम में वो बिल्कुल बीमार पड़ने की गारंटी हो जाएगी। नहीं सर, इसका एक ही रीजन है सर, अब्सेंट होना ही सर एक ऑप्शन बचता है सर। क्योंकि मान लीजिए सर अगर किसी कारणवश आप अस्वस्थ हो गए सर तो फिर आपके लिए एग्जाम प्रोवाइड मिल जाएगा एडी के लिए सर। और आप अस्वस्थ भी रहेंगे सर तो उसको बताएंगे सर। हम दरभंगा से आते हैं, हमारे यहाँ एक डॉक्टर करते थे एशिया लेवल का, वो बहुत उनका हेल्थ डैमेज था सर, सोए भी वो बता देते थे ये दवा लिख दो, बता दो उसको और वो ठीक हो जाएगा सर। जो काला जर का दवा जो एशिया लेवल में कोई था डॉक्टर सर, नाम माइंड में नहीं आ रहा है, वो काला जर का वो ये रिसर्च किए थे वो सर दरभंगा में, पीएपी सर, एमपी मिश्रा सर, एमपी मिश्रा डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा। तो सर आप अस्वस्थ भी रहेंगे सर और आप बता देंगे जो ये दवा चला दो तो हो जाएगा। इसका एक ही कारण है सर जो आप एग्जाम में एब्सेंट होंगे और कोई कारण नहीं लगता सर। आप जाएंगे तो निश्चित ही क्वालिफाई ही होंगे सर, इसमें कोई निगेटिव की बात ही नहीं सर। Sir, giving improper answer during the examination. Right, giving improper answer मतलब कि जो क्वेश्चन उसको गलत करके आना है। मुझे पता है ए है लेकिन मुझे बी मार्क करना है। राइट जी सर, वेरी जीनियस आंसर। श्रेया मिश्रा जी, आपसे मुझे कुछ पूछना। सर किसी भी आंसर में अंडर कॉन्फिडेंट रहना, बिना इंटरेस्ट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, किसी भी आंसर में अंडर कॉन्फिडेंट रहना। श्रेया मिश्रा जी हैं क्या? सर अगर फेल ही होना है तो फिर एग्जाम क्यों देना है? सर फेल ही होना है तो एग्जाम क्यों देना है? और सर अगर एग्जाम में बैठ रहे हैं तो वहाँ पे टाइम वेस्ट कर सकते हैं, तो अगर अटेम्प्ट ही नहीं करना है तो क्वेश्चन सिंपल टाइम वेस्ट करेंगे 3 आवर्स। तो अगर फेल ही होना है तो 3 घंटा बैठ करके घर से अपना झाल वगैरह लेके जाएंगे, उधर बजाएंगे बढ़िया से। True. Right. सुपर तमाम साथियों से सर मैं बोलना चाह रहा हूँ सर। मुरारी जी सर मैं रिसर्च स्कॉलर बिहार विश्वविद्यालय सर, और सर मैं तमाम साथियों को यह कहना चाहूंगा
जो आपका जो कहने का सर जो है उसमें जो पूरा पॉजिटिव दिख रहा है, आपका कहने का मतलब ये है सर, जो तमाम साथियों जो हम अभी इस समय क्लास कर रहे हैं, पंक्चुअलिटी रूप में अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो न होते हुए भी रिजल्ट होगा। आपका कहने का सर यही मार्गदर्शन मिल रहा है हम लोगों को सर, सीख रहे हैं सर। और आपने सर ये तमाम साथियों से यह उनके दिलों की बात जानना चाह रहे हैं, जो आप लोग पंक्चुअलिटी रूप से स्ट्रगल कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, अपने मिशन की ओर एक एग्रेसिव रहिएगा, तो न होते हुए भी रिजल्ट होगा। सिलेबस के मतलब सारा जो प्रोजेक्ट को लेके आप चलिएगा तो यूजीसी नेट, जेआरएफ या जो भी आपको निश्चित 100% आप क्रैक करके आइएगा। और बस यही सर आपका पॉजिटिव मुझ में सर वही झलक रहा है जो आपकी बातों तमाम साथियों से जो सर सुनना चाह रहे हैं सर। धन्यवाद। थैंक यू मुरारी जी। देखिए मेरा इंटेंशन क्या था इस सवाल को पूछने का, वो ये था कि आपके दिमाग में फेलियर कैसे अचीव किया जाता है इसका आंसर है कि नहीं। हम सक्सेस के पीछे भागते हैं, सक्सेस चाहिए, लेकिन उस सक्सेस के रास्ते में कई सारे स्ट्रेटेजी ऐसे हम अपना के चलते हैं जो कि फेलियर की तरफ लेके जाता है। उससे आप वाकिफ हैं कि नहीं है, और जो आप जवाब दे रहे हैं वो आप कर रहे हैं, इसलिए आपके लैंग्वेज में वो आ रहा है। या तो आपने ऑब्जर्व किया है या आप उसको खुद कर रहे हैं। तो अगर आप भटके हुए हैं, आपने अपने हेल्थ को छोड़ दिया है, आपने वेब सीरीज देखनी शुरू कर दी है, 4-5 दोस्त बना लिए हैं बाजारू टी स्टॉल वाले, रिवीजन करना बंद कर दिया है, सिलेबस एनालिसिस बंद कर दिया है, मूवीज, क्रिकेट, सोशल मीडिया ये सब देखना शुरू कर दिया है, तो डेफिनेटली है कि आप सक्सेस नहीं होंगे। ये तो आप ही लोगों का आंसर है, राइट। इसका मतलब आपने ऑलरेडी फेलियर का रास्ता चुन रखा है। तो अगर फेलियर का रास्ता चूज कर रखा है तो क्यों सोच रहे हैं कि सक्सेस मिल जाएगी? वो तो नहीं मिलेगी। तो जब आप खुद से ये सवाल करना शुरू करेंगे ना कि हम किस रास्ते चल रहे हैं, फेलियर वाला रास्ता अपनाया या सक्सेस अपनाया है। हम रिवीजन कर ही नहीं रहे, ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ ही नहीं रहे, थियरी क्रिटिसिज्म पढ़ ही नहीं रहे। फेलियर होना तो गारंटेड है ना, अभी आपने कहा, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है पढ़ने का, किसी को समझ नहीं आ रहा है, कोई अपने परिवार में बिजी है और लास्ट के 1 महीने में किताब उठाता है, कहता है भाई हम सफल नहीं हुए। कैसे सफलता आएगी? रास्ता तो आपने चुना था फेलियर वाला और चाह रहे सफलता, एक्शन प्लान तो है नहीं। तो जब अपने आप से उल्टा सवाल पूछना शुरू करेंगे ना तो आपको जवाब अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे। खुद से आप सवाल कैसे करते हैं यही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करती है। आप खुद से सवाल कैसे करते हैं, क्योंकि कितनी बार हम खुद से गलत सवाल कर रहे होते हैं। और जब गलत सवाल करते हैं तो हम एस्पिरेशन ज्यादा रखते हैं और परस्पिरेशन कम रखते हैं। एस्पिरेशन का मतलब कि आपके ड्रीम्स बहुत हाई हैं और एक्शन प्लान नहीं है, मेहनत नहीं है, रिवीजन नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे नेचर में, एक एग्जांपल मैं लूंगा यहाँ पे नेचर का, और सबका अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगा मैं यहाँ पे। देख रहे हैं जिनके हाथ पैर घूम रहे हैं, तो हाथ पैरों को थोड़ा सा स्टैटिक रखेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी उधर जा रही है। अगर हाथ पैर आपके हिल रहे हैं तो एनर्जी को इधर लगाएंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसके बाद आपने एनर्जी चाहे जहाँ लगाएं, आप फ्री हैं। बट यहाँ मुझे आपकी एनर्जी थोड़ी सी चाहिए, जस्ट टू लिसन केयरफुली, बिकॉज मुझे पता है कि जितना मैं बोल रहा हूँ उसका 10% भी अगर आपने सुन लिया तो चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके मेंटल मैप के अंदर कुछ नया ऐड हो जाएगा, एक लाइन और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, और शायद वो कल आप किसी और को बता करके किसी और का लाइफ बदल सकते हैं। तो कीपिंग ऑल दोज पॉसिबिलिटीज अलाइव, आई ड्रॉ योर अटेंशन, रादर आई बेग योर अटेंशन, कि जब दूध को आप बाजार से खरीदते हैं तो करीब 60 से 70 रुपए किलो दूध मिलता है, और उसके शेल्फ लाइफ जो होती है करीब 2 से 3 दिन होती है, अगर आप बढ़िया से फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। लेकिन अगर उस दूध को थोड़ा जला दिया जाए, गर्म कर दिया जाए,
और करीब 1 घंटे तक उसको धीमी आंच पे पकाया जाए तो उसपे बढ़िया से एक क्रीम की लेयर बन जाती है, मलाई बन जाती है। और उस मलाई को अगर हम निकाल लेते हैं तो अब चूंकि दूध को गर्म किया गया है, जलाया गया है, मेहनत कराया गया है, उसको बढ़ जाती है। जैसे कि अमूल का क्रीम आप बाजार में खरीदने जाएंगे तो 250 ग्राम की क्रीम जो है वो 250 रुपए की आती है। मतलब कि जो दूध पहले 100 रुपए किलो था या 80 रुपए किलो था, अब जलने के बाद उसी दूध की कीमत हो गई अब 1000 रुपए किलो जलने के बाद। और शेल्फ लाइफ कितना हो गया, पहले जो 2 से 3 दिन था अब कितना हो गया, अब वो कम से कम 1 महीना हो गया। आप देखेंगे क्रीम की शेल्फ लाइफ जो होती है करीब 1 महीने की होती है। और चूंकि ये दूध जो है वो मेहनती है, ये रुक नहीं रहा है, ये और आगे मेहनत करेगा। तो अब इसको चर्न किया जाएगा, चर्न किया जाएगा, मथा जाएगा, तो ये मलाई क्या बन जाएगा, बटर बन जाएगा। और अगर बटर बन गया तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी, 100 ग्राम करीब 80 रुपए का आता है, तो इसकी कीमत करीब 1200-1300 रुपए किलो हो जाएगी। और इसकी शेल्फ लाइफ कितनी हो जाएगी, करीब 4 से 6 महीने हो जाती है। मतलब कि हर नेचर की चीज जिसको मथा जाता है, गर्म किया जाता है, रगड़ा जाता है, हार्डवर्क कराया जाता है, उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है और साथ में कीमत भी बढ़ती है। और बात यहीं तक नहीं रुकती है, क्योंकि बहुत मेहनती है तो बटर को फिर आगे गर्म किया जाता है, तो अब ये बन जाता है घी, और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है सालों में और कीमत हजारों में। और ये घी जितना ही पुराना होगा उतना ही महंगा होता जाएगा, आगे चल के मेडिसिन बन जाएगा। जितनी पुरानी घी उतनी बढ़िया मेडिसिन। इसका मतलब कि आप जितना मेहनत करेंगे उतना निखरते चले जाएंगे, आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, आपका शेल्फ लाइफ बढ़ता चला जाएगा। आजकल फेलियर को कौन पूछता है, हर कोई सक्सेसफुल लोगों को ही सलाम करते हैं। ऑर्डिनरी इंसान को कौन पूछता है आजकल, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो कुछ बात है, लेकिन उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को बनाने के लिए जो प्रोसेस, दूध से लेके घी तक जो प्रोसेस हुआ है, उसके आप पार्ट हैं क्या, आप वो रोल प्ले कर रहे हैं क्या, रोज खुद को जला रहे हैं अपने मेहनत की आग में कि नहीं। या जो फेलियर के रास्ते आपने बताया कि 4-5 दोस्त बना लो और वेब सीरीज देखो, वो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपने ऑर्डिनरी बनने का रास्ता ऑलरेडी चूज कर लिया है, और उसे निकलना है तो वो करना पड़ेगा जो सक्सेस पाने का रास्ता है। ठीक इसका उल्टा करना है, इस सवाल का जवाब ढूंढ लेना है कि वो क्या क्या मैं करूं कि फेलियर की गारंटी हो जाए, और उसका उल्टा करना शुरू कर दे, एकदम ठीक उल्टा करना। नेटफ्लिक्स देखने से, वेब सीरीज देखने से मैं फेल हो रहा हूं, मैं बंद कर दूंगा, आज से बंद, मेरा रिवीजन नहीं हो रहा है, कल से रिवीजन चालू। आपके सारे सवालों का जवाब खुद ही मिल जाएगा। और दूसरा, जो आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं कि फेलियर हो गया तो मोटिवेशन कहां से लेके आए, ये बहुत बड़ा रोग है आजकल, फियर ऑफ फेलियर। और इस कदर ये रोग वायरल हो रखा है कि हम पीछे वाले फेलियर को पकड़ के आगे वाले सक्सेस को पकड़ने जाते हैं। फेलियर पीछे से खींच रहा है, आप आगे की तरफ भाग रहे हो, फेलियर पीछे चेन की तरफ खींच रहा है, आप आगे भाग रहे हो, तो आप आगे के दिन को पकड़ पाओगे कभी? नो वे। और जितना फेलियर बढ़ता चला जाएगा उतना ही आप सेल्फ डिग्रेड करते चले जाओगे, और एक समय ऐसा आएगा जब आपको आई एम यूजलेस, आई एम वर्थलेस, आई एम अंडर कॉन्फिडेंट, मेरे बस की बात नहीं। राइट। लेकिन जब आप ये समझ लेंगे कि जो हमने फेलियर पाया है, यहां जितने भी लोग बैठे हैं ना, करीब 90 लोग हैं यहाँ पे,
ऐसा कोई भी इंसान यहाँ पे नहीं होगा जिसको लाइफ में फेलियर नहीं मिला होगा, बिकॉज ये पूरा यूनिवर्स बाइनरी अपोजिशन पे ऑपरेट करता है। बाइनरी अपोजिशन का मतलब कि हर एक चीज जो है उसका उल्टा होना जरूरी है, लाइक लव वर्सेस हेट्रेड, सक्सेस वर्सेस फेलियर, पीस वर्सेस वॉर, हैप्पीनेस वर्सेस सैडनेस। तो हर जगह बाइनरी अपोजिशंस हैं, अभी से नहीं, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, जब भगवान और राक्षस एक दूसरे के बाइनरी हुआ करते थे और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते थे। और आजकल की दुनिया में भी जितने लोग हैं ना, उसमें आधे राक्षस हैं और आधे भगवान हैं। आई मीन आधे ह्यूमन बींग्स, दे आर लाइक राक्षस जाइंट्स, एंड आधे जो है वो भगवान है। कुछ लोगों के अंदर वो गुस्सा है, गुस्से वाला राक्षस है, किसी के अंदर वो फ्रस्ट्रेशन वाला राक्षस है, किसी के अंदर सैडनेस और एंजाइटी वाला राक्षस है, किसी के अंदर ग्लूटोनी वाला राक्षस है। तो बदला कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है। तो आप रहते किन लोगों के बीच में हो? भगवानों के बीच में रहोगे तो भगवान बनोगे। देखो राहुल जी इतने सारे भगवानों को लेके यहाँ पे आए हैं, तो आप भगवानों के साथ रहोगे तो भगवान बनोगे, राक्षसों के साथ रहोगे तो राक्षस बनोगे। आप सबने अभी एक मूवी रिलीज हुई है, कौन सी मूवी है ये? प्रहलाद वाली मूवी, महाअवतार नरसिम्हा। नरसिम्हा। तो उसमें आपने देखा होगा कि प्रहलाद जो थे वो राक्षस कुल के थे, लेकिन उनका पालन पोषण जो है वो देवताओं के बीच में हुआ और उनकी बुद्धि जो हुई वो देवताओं वाली हो गई। तो बिल्कुल सही कहा जिसने भी कहा कि 4-5 दोस्त पाल लो आप, बाजारू दोस्त, तो फिर आपके फेलियर का मतलब कि कहना ही क्या है, गारंटी है, बिल्कुल कोई रोक ही नहीं सकता है। तो पहले तो आप देख लो कि मैं किन लोगों के बीच रह रहा हूं। क्या इन लोगों में एक भी इंसान ऐसा है जो कहता है कि तुझसे नहीं होगा? तुम तो 3 बार से फेल हो रहे हो, क्या उखाड़ लिया तुमने? तो आप देखेंगे कि हमारी जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है वो वर्ड पे रिएक्ट करती है, हर एक वर्ड पे रिएक्ट करती है। हर एक वर्ड की अपनी एक पावर होती है, और एक वर्ड आपको कह दिया गया कि यू आर ए फेलियर, मान लो कि हर दिन इस बात को आप रिपीट कर रहे हो, आई एम ए फेलियर, आई एम ए फेलियर, आई एम ए फेलियर। ये कहां से आता है? यू आर ए फेलियर से आता है। और इसमें सबसे बड़े योगदान देने वाले होते हैं और कोई नहीं, आपके घर वाले, है ना। सबसे बड़े जो आपको कभी विजेता के सपने दिखा रहे होते हैं वो आपको सबसे पहले फेलियर के सपने दिखाते हैं। तुझसे कुछ नहीं होगा, तू नालायक है, तूने खुद तो बर्बाद किया ही, घर को भी बर्बाद कर रहा है। और ये तू, यू आर ए फेलियर, यू आर ए फेलियर, ये यू कब आई में कन्वर्ट हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। जितने लोग अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे कैमरा ऑन करने में, ये वो लोग थे जिन्होंने यू को आई में कन्वर्ट कर लिया है। इसमें कुछ लोग जेन्यून हैं जिनका कुछ रीजन होगा, बट काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यू को आई में कन्वर्ट कर रखा है। तो अंदर एक फियर है, फियर ऑफ कैमरा, फियर ऑफ पब्लिक, फियर ऑफ जजमेंट। अरे लोग मुझे क्या कहेंगे? तो आप ये सोचो कि आप जब एक कैमरा ऑन नहीं कर सकते, आप अपनी जिंदगी कैसे बदलोगे? आप समाज कैसे बदलोगे? आप देश कैसे बदलोगे? तो पहले इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है। अगर जिंदगी बदलनी है तो रूटीन बदलना होगा, अगर जिंदगी बदलनी है तो अपनी डेली की रूटीन को बदलना होगा। आप जो कर रहे हो उसमें देखो कि और क्या बेहतर किया जा सकता है, जो मेरी लाइफस्टाइल है उसमें और बेहतर क्या किया जा सकता है, जो कि सक्सेसफुल लोग कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा हूं। जैसे कि हो सकता है कि आप सुबह ना उठते हो, 5 बजे उठ करके आप एक्सरसाइज ना करते हो, दौड़ने नहीं जाते हो,
आपको देखना है कि अगर मैं अपने हेल्थ को सही कर लूं तो मेरा ब्रेन सही हो जाएगा, बिकॉज माइंड एंड द बॉडी आर द पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। एक बीमार शरीर को लेकर के और आप किताब बैठ जाते हो पढ़ने के लिए, पीठ में कमर दर्द हो रहा है और इधर किताब पढ़ रहे हो, अब दिमाग जो है बेचारा वो कमर दर्द को देखेगा या आपकी किताब को देखेगा? और फिर आप कहते हो कि 8-8 घंटे पढ़ाई करते हैं फिर भी एग्जाम नहीं निकलता। तो मैं बता दूं कि केवल किताब पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलता है, लेक्चर सुनने और यूट्यूब वीडियो देखने से एग्जाम नहीं निकलता है, किताबें पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलता है। अगर ऐसा होता तो हर कोई किताब पढ़ करके एग्जाम निकाल लेता। एग्जाम निकालने के लिए कई सारी चीजें हैं जिसमें किताब का पढ़ना एक पॉइंट है। इट्स लाइक अ banyan tree having multiple branches and reading a book is just one branch. और उस banyan tree का जो तना है वो है आपका हेल्थ, मेंटल हेल्थ फर्स्ट एंड देन फिजिकल हेल्थ सेकेंड। अगर आपका मेंटल हेल्थ बढ़िया है ना तो आप किताब बैठेंगे पढ़ने के लिए तो केवल किताब ही पढ़ेंगे। और अगर मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो किताब तो साइड में चला जाएगा और बाकी पूरी दुनिया जो है, आपके ब्रह्मांड जो है ना, आपके सर के अंदर घूम रहा हो। और इस चीज को आप बड़ी अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। जब आप सुबह सो करके उठते हैं तो अगर आप अपने नींद को कंप्लीट पाते हैं इसका मतलब कि आपका फोकस बढ़िया है। लेकिन सुबह उठने के बाद अगर आपको लगता है कि रात को कोई ना कोई स्टोरी चल रही थी दिमाग में, नींद में एक नोवेल लिख डाली तो इसका मतलब कि अंदर जो है आपके विचारों का तूफान चल रहा है, जो ना आपको सोने दे रहा है, ना ढंग से जगने दे रहा है, ना पढ़ने दे रहा है और ना कुछ काम करने दे रहा है। तो वैसे मन को लेकर के, वैसे दिमाग को लेकर के आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में? तो वैसे दिमाग से तो कुछ नहीं होगा। चाहे आप 18 घंटे पढ़ाई करें फिर भी कुछ नहीं होगा। और यही रीजन होता है कि कोई 2 घंटे पढ़ करके एग्जाम निकाल लेता है और कोई 12 घंटे पढ़ के भी कहता है कि मुझसे नहीं होगा। तो आप देखो कि आप अपने दिल के हेल्थ को क्या करने की जरूरत है, किसकी जरूरत है, आप कितनी देर आपको देते हो, कितने देर बैठ करके या आप इंट्रोस्पेक्शन करते हो। तो जब आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे तो आप अपनी कमजोरियों को जानोगे तो उसे सुधार करोगे। क्योंकि इस तरह से अंडर कॉन्फिडेंट होकर जीने में तो कोई सफलता नहीं मिलेगी। ये दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपना चेहरा दिखा पाता है और जो मुंह से बोल पाता है। बाकी सब फेलियर है। अगर आपके अंदर हिम्मत है अपना चेहरा दिखाने की और मुंह से बोलने की तो आप लीडर हो और फिर दुनिया आपके पीछे दौड़ेगी। जितने भी बड़े लोग बने हैं उनके पास यही 2 चीजें हैं बस, सीना चौड़ा करके चेहरे दिखाने की हिम्मत और सीना चौड़ा करके बोलने की हिम्मत। बस आप ये 2 चीजें डेवलप कर लो। आसान नहीं है, मुझे पता है, इट्स नॉट इजी, वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज जितने भी वर्ल्ड के डर हैं उसमें मौत के बाद दूसरा डर बोलने का है। मौत का डर नंबर 1 पे आता है और मुंह से बोलने का डर दूसरे नंबर पे आता है। पब्लिक स्पीकिंग, व्हाट वी से। वे आसान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन और कोई उपाय भी नहीं है। तो कई सारे तरीके हैं जिससे अपने आप को अपस्किल करना होगा। अब मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा हूँ, अगले 5 मिनट में मैं कंक्लूड करूंगा। आपको अपने आप को अपस्किल करना होगा और एक रेफरेंस दूंगा आपको मिथोलॉजी से। यहाँ पे आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। जो लोग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, आई बेग योर अटेंशन अगेन। आप मिथोलॉजी के अंदर देखेंगे, रामायण महाभारत आप सबने पढ़े होंगे, जितने बड़े बड़े योद्धा होते थे, इतने बड़े योद्धा होने के बाद भी वो तपस्या करके एक और पशुपात अस्त्र और एक और ब्रह्मास्त्र अस्त्र क्यों चाहते थे भाई? इतने बड़े योद्धा होने के बाद भी क्यों उनको चाहिए होता है? सालों साल तपस्या क्यों कर रहे होते?
कोई तो वजह रही होगी, क्या वजह हो सकती है, कोई बताना चाहेगा? मौत का डर से। To become more powerful, sir. टू बिकम मोर पावरफुल, हमें वो अस्त्र चाहिए जो दूसरों के पास नहीं है। और कल जैसा मैं था आज उससे अपग्रेड हूं, अपस्किल हूं। और इसलिए हर बार एक नया बाण चाहिए। आप अपने तरकश में बाण डाल रहे हो कि नहीं? आर यू पुटिंग द ब्रह्मास्त्र इन योर क्विवर्स? 2021 में कितने बाण डाले, 22 में कितने बाण डाले, 23 में कितने डाले, 24 में कितने डाले, 25 में कितने डाले? डाल रहे हो तो आप योद्धा बन रहे हो, नहीं डाल रहे हो तो जहां थे 2020 में आज भी वही। बाण डालने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तब आप योद्धा बनोगे, क्राउड से अलग हो जाओगे बिल्कुल। इतने सारे आपके पास बाण आ जाए, यू आर सेपरेट फ्रॉम द क्राउड, ऑड मैन आउट, और फिर दुनिया आपको सलाम करेगी। लेकिन उसके लिए आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपके पास हिम्मत होनी चाहिए नॉलेज कैपिटल बढ़ाने का। लोग बैंक कैपिटल ज्यादा आजकल बढ़ाते हैं, नॉलेज कैपिटल कम बढ़ाते हैं। तो आप देखो कि मेरा नॉलेज कैपिटल पिछले 3 साल में कहां से कहां गया है, कितने स्किल मैंने सीखे हैं। और जब आप अपने स्किल पे काम कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, इधर आप इन्वेस्ट करेंगे ना ब्रेन के अंदर, कोई चुरा नहीं सकता इसको, इसमें कोई रिसेजन नहीं आ सकता है। आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो, एकदम सेफ, कोई छीना झपटी का डर नहीं, जहां जाओगे वहां लेके जाओगे। लेकिन जो बैंक कैपिटल है ना, फाइनेंस कैपिटल, वो हमेशा खतरे में आपको डालकर रखेगा। तो आप प्रयास करो कि जो भी आपके पास कैपिटल है, फाइनेंस कैपिटल, उसको इधर डालो, उधर से कन्वर्ट करके इधर डालो। इधर ज्यादा सेफ है, इधर ज्यादा ग्रोथ भी है, इंटरेस्ट भी ज्यादा है इधर पे, उधर इंटरेस्ट कम है बैंक के अंदर। क्योंकि जहां खड़े हो जाओगे ना, वहीं पैसे की बारिश है। जहां खड़े हो जाओगे इधर नॉलेज कैपिटल बढ़ा के, वही लोग सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन बैंक में कितना कैपिटल वो किसी को नहीं पता है, और आपको बताना भी नहीं है, लूट लिए जाओगे, किडनैप कर लिए जाओगे। और यहां उसका उल्टा है। तो आपको एक सही लोकेशन ढूंढनी है, सही इंसान ढूंढना है, सही मेंटोर ढूंढना है, एक सक्सेसफुल ऐसा इंसान ढूंढना है जिसके जैसा आपको बनना है, उसको कॉपी करना शुरू कर दो, उसके जैसा बन जाओगे। लेकिन आप कॉपी किसको करते हो? ये भी बहुत बहुत गहरा सवाल है कि किसको कॉपी कर रहे हो। कोई आपको सजेशन देके चला जाता है, यार ये किताब नहीं पढ़ी क्या, ये पढ़ लो। चलो अगले दिन अमेज़न से वो ऑर्डर हो गया, तीसरे दिन का, अरे वो वाली क्यों नहीं पढ़ी, हमने तो वो वाली पढ़ी थी तो पास हुए। आपने वो भी किताब खरीद ली। ऐसे किताब की लाइन लगी हुई है, 12 पब्लिकेशन की किताबें पढ़ी है घर में, और उसके बाद कंफ्यूज है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। कोई तो YouTube के पीछे पड़ा हुआ है मोटिवेशन में, YouTube में जाकर डालता है मोटिवेशन लेक्चर, डिमोटिवेशन फील हो रहा है, मोटिवेशन लेक्चर आज सुन लेते हैं। ये सबसे बड़ा क्राइम है, मैं बता दूं, मोटिवेशन लेक्चर YouTube पे सुनना सबसे बड़ा क्राइम है। पता है क्यों? बिकॉज जो मोटिवेशन में शब्द आपके दिमाग में आते हैं वो किसी और के होते हैं। मैं आपके ब्रेन को ट्रिगर कर रहा हूं। क्वेश्चन क्यों कर रहा हूं? मैं आपके ब्रेन को ट्रिगर करना चाहता हूं ताकि आप जवाब दें। आपका जवाब आप सुनोगे, मेरे तो आप कल भूल जाओ, तो दूसरे तीसरे दिन वो भूल जाओगे आप। फॉरगेटिंग इज ऑटोमेटिक। लेकिन अगर वही शब्द अंदर से पैदा करना शुरू कर दे, तो जो दूसरे के शब्द आपको आके मोटिवेट कर रहे हैं, वही शब्द अगर हम अपने से क्रिएट करना शुरू कर दें, तो क्या YouTube मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी?
वो शब्द ही तो है जो मोटिवेट कर रहे हैं, शब्दों में पावर है, बस उन्हीं शब्दों को चूज करके इधर इधर इंटीग्रेट कर लेना है, उसी को बार बार रिपीट करना है। डेली मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कमिंग ऑटोमेटिकली फ्रॉम विद इन। तो ये कई सारे टेक्निक है जिसको आप यूज करके फियर को एकदम दूर भगा सकते हो। देयर इज नो फियर एंड यू कैन राइट वन सेंटेंस व्हिच आई generally keep on repeating to myself, and that is, every failure is a stepping stone to success. जैसे कि मान लो कि आपको एक नदी क्रॉस करनी है, इस पार से उस पार जाना है, बीच में राम नाम के पत्थर पड़े हुए हैं, कुछ पत्थर पे फेलियर लिखा हुआ है, और जब तक आप उस फेलियर पे पैर नहीं रखोगे आप पार ही नहीं कर सकते। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो पैर रखने से ही डरते हैं, बोले इस पे पैर नहीं रखना, ये तो फेलियर वाला है, इस पे पैर तो बिल्कुल नहीं रखना है। I tell you, it is always better to put your leg on the failure rather than avoiding that. तो अवॉइड कर रहे हो आप अवॉइड मत करो, आप फेलियर करो। एक फेलियर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जितना फास्ट फेलियर होगा उतना जल्दी पहुंच जाएंगे। Because failure is a stepping stone of success, and every failure is a feedback. ये बहुत ही फेमस कोट है एलोन मस्क का, एवरी फेलियर इज अ फीडबैक। जितने फेलियर होंगे ना उतना फीडबैक मिलेगा, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ से लर्निंग लेनी, यहाँ से एक्सपीरियंस लेना है। तो फेलियर करो, देखो कैसे मैं फेल हो सकता हूँ। इसलिए मैं सवाल पूछ रहा था, हाउ कैन यू बी फेल। जितने एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो सारे अप्लाई करो, फेल तो हो रहे हो, कम से कम फेल करो, सीखो वहां से क्यों फेल हुए। राइट, तो आई थिंक मैंने बहुत सारे टेक्निक आपको बताए। अभी आपके पास कोई सवाल होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गाइस, किन्हीं के पास भी कोई क्वेश्चन हो तो आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो या मैसेज बॉक्स में भी डाल सकते हो। लोग डर तो नहीं गए सवाल पूछे, उल्टा उल्टा सवाल आ गया। एक्चुअली ऐसा नहीं है सर, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो रहे नहीं। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। डरते ही नहीं है सर, जितने प्रश्न थे सबके आंसर मिल गए, ऐसा फीलिंग आ रहा है। सर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पहले ही आंसर मिल गया सारे सवालों का। सेशन के स्टार्टिंग से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आए थे, लेकिन क्वेश्चन कुछ है नहीं। अब बस एक है कि अभी भी कमेंट में भी किसी ने लिखा कि 2020 जून 25 वाला जो नेट था वो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर था इंग्लिश का। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर नहीं रहा, एक्सपेक्टेड रहा, तो फिर तो सर बाकी सबको अच्छा ही रहना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, जो 2025 जून का एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर था, बता दूं कि ये जो आपने यूट्यूब और सोशल मीडिया में ये चर्चा आपने सुनी है ना कि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, ये बिल्कुल बेबुनियाद है और कुछ भी इसमें अनएक्सपेक्टेड नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो सबके लिए एक ही था। और यहाँ आप क्या परफॉर्म करते हो वो मैटर नहीं करता है, सबके बीच में आप कैसे परफॉर्म करते हो, दूसरे के कंपैरिजन में आप कैसे परफॉर्म करते हो वो मैटर करता है। एनटीए नेट को 6% क्रीम निकालना है, चाहे वो टफ दे दे चाहे इजी क्वेश्चन दे दे, 100 में आप 90 ला दो, फिर भी लेना तो उसको 6% ही है ना। तो आप उसके पीछे क्यों पड़े हो कि पैटर्न चेंज हो गया, आप अनएक्सपेक्टेड आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सब बेबुनियाद है। ना भी टफ क्वेश्चन आ जाए सबके लिए है ना वो। देखो कितना कट ऑफ डाउन गया है इस बार। इजी क्वेश्चन आ जाता है, अब कट ऑफ 70% चला जाता है, तो क्या आप पास हो जाते? फिर भी वहीं पे रहते आप, क्योंकि आपका प्रिपरेशन उतने लोगों के बीच में उतना ही था। तो पेपर को इजी आने से, पेपर को टफ आने से, एक्सपेक्टेड आने से, अनएक्सपेक्टेड आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिपेंड करता है कि आप पढ़ के कितना गए हो दूसरे के कंपैरिजन में।
दूसरा 8 घंटा पढ़ रहा है तो आप 9 घंटा पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, वो डिसाइड करेगा कि आप उसको बीट करोगे कि नहीं बीट करोगे। और ये जितने सोशल मीडिया वाले ये अभियान चलाते हैं, ये जितने अभियान चलाते हैं सोशल मीडिया वाले, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए चलाते हैं कि हमारे स्टूडेंट कहीं आके ये ना बोल दे कि आपने ये सब कुछ पढ़ा, ये तो आया ही नहीं। तो उसके लिए ये हवा उड़ाना जरूरी है कि एकदम अनएक्सपेक्टेड आ गया, सब कुछ तहस नहस हो गया, ताकि स्टूडेंट शांत हो जाए। हाँ सर, आपने एकदम सही कहा। आपने एकदम से सही कहा सर, क्योंकि ऐसा भी मतलब बहुत सारा अभियान चला था कि जो सिलेबस है वो डिफाइन तरीके से होना चाहिए, जबकि ये पूरा गलत है। क्यों डिफाइन तरीके से होना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा डिफाइन तरीके से सिलेबस होगा तो बहुत लोगों को प्रिविलेज ज्यादा मिलेगा, जिनके पास प्रिविलेज नहीं है वो डेफिनेटली पीछे थे और पीछे ही रह जाएंगे। तो सारे क्वेश्चंस जो भी तरीके से मतलब सिलेबस बनाया गया है, डिफाइन तरीके से नहीं बनाकर जैसे भी यूजीसी ने सिलेबस बनाया है, आई थिंक उसी पे यूजीसी को रहना है। यूजीसी की यहाँ पे कोई गलती है नहीं। और जितने मतलब मैं भी तो एग्जाम दिया था सर, और सच बताऊं तो मतलब इतना भी मतलब बहुत लोगों ने पढ़ा नहीं होगा कुछ टॉपिक्स, जिस वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत टफ किया हुआ है। तो इससे लोगों को सीख मिलनी चाहिए कि जो टॉपिक हम लोगों ने हम लोग छोड़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, उसको हम लोग फिर से रिवाइज दें। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हर फेलर से हम लोगों को एक फीडबैक मिलता है। डेफिनेटली इससे भी तो हम लोगों को फीडबैक मिला है, आगे जाके यही चीज हम लोग कर सकते हैं ना। और आपने एकदम सही कहा सर। अग्री विथ राजीव सर, रियली बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। एक्चुअली यही सेम चीज हमारे भी पेपर में हुआ था कि मतलब जब आंसर की पूरा जो रियल आंसर की ये सब आए थे, सब लोग टेस्ट कर रहे थे कि ये इसमें से क्या सही है, ये क्वेश्चन कैसे है, बहुत ही प्राइमरी लेवल या फिर एंट्रेंस एग्जाम टाइप क्वेश्चन है। बट ऐसा नहीं है, जैसे जैसे आप स्टडी करते जाते हो, जितना डीप डाउन स्टडी करोगे उतने ही आपको समझ आएगा कि ऑफ कोर्स ये तो हमने पढ़ा है, और जो पोर्शन आपको टफ लग रहा है वैसा आपका छूट गया है या फिर आपने उसको उतना ध्यान नहीं दिया है। ये सेम चीज जो पास होते हैं उनके साथ भी होती है, और जो नहीं होते वो सिर्फ देखकर भी आए तब भी उनको वही लगता है। ट्रू, वेरी ट्रू, बहुत बढ़िया कहा। सर अभी आपने बोला कि कोई 8 घंटे पढ़ता है और कोई 9 घंटे मतलब आप उससे ज्यादा 9 घंटे पढ़ पा रहे हैं या 10 घंटे, तो सर क्वालिटी टाइम मैटर करता है या क्वांटिटी मैटर करती है? मींस ऑब्वियसली क्वालिटी मैटर करता है। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जहाँ पे ज्यादा समय आप देंगे वो ग्रो करेगा। कोई अपना समय किताबों में दे रहा है और कोई तितलियों के पीछे भाग रहा है। तो जहाँ पे स्पेंड करेंगे टाइम वो ग्रो करेगा। आप ग्रो क्या करना चाहते हो वो डिपेंड करता है। एक्सपीरियंस तो हाँ जी सर, जो आपकी बुक है वर्ल्ड लिटरेचर इन योर फीस, तो सर इसमें कितना आपने नया जो एडिशन है वो कब का है आपका, और कितना मतलब उसमें परसेंट जो है वो न्यू ऐड हुआ है? थर्ड एडिशन अभी आया हुआ है। थर्ड एडिशन में करीब 5% कंटेंट नया ऐड हुआ है, और फोर्थ एडिशन अभी जनवरी में आने वाला है, जिसमें कि मेजर चेंजेस हो गए और वो 2 वॉल्यूम में आने वाला है, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज रहेंगे। तो आप एक क्वेश्चन एक चैप्टर पढ़ेंगे और फिर अपने आप को चेक करेंगे कि कितने प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व कर पा रहे हैं। सर ये जनवरी में आएगा फोर्थ एडिशन? हाँ जी, जनवरी में ऑलरेडी प्रोसेस जारी है। व्हाई नॉट बिफोर दिसंबर? नहीं, चूंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, काफ़ी इसमें हार्डवर्क करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो दिसंबर तक तो मुश्किल लग रहा है मुझे। सर आ जाता तो अच्छा रहता, बेनिफिशियल होता। मेरा पूरा प्रयास रहेगा। सर मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर सर हो सके तो लिंग्विस्टिक के ऊपर आप कोई एक बुक अगर आप करते आप अपने तरफ से तो बहुत अच्छा होता सर, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनको लिंग्विस्टिक्स मतलब जो टॉपिक है उनसे बहुत कुछ मतलब मटेरियल उनको मिलता नहीं है सही से।
तो अगर उसको फोकस रख के आप मैंने अगर कोई बुक आपका पॉइंट मैंने नोट कर लिया है एंड डेफिनेटली आई विल गिव अ वाइज थॉट टू इट। थैंक यू सो मच। सर लक और फेलियर के बीच में किस्मत कितनी % काम आएगा? क्या लक एंड फेलियर मतलब सक्सेस एंड फेलियर के बीच में लक कितना % काम आता है सर? लक कितना % काम आता है? यस वो डिपेंड करता है कि आप लक पे फेथ कितना करते हैं। हाँ, आई अंडरस्टैंड सर, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है कि हम मैनिफेस्ट किए पूरे 1 साल, उसका रिजल्ट भी आया, फिर दूसरे चीज में जब दूसरे प्रोसेस में गए, न्यू स्टेप में गए कि अब ये हो गया, अब हमको ये करना है, हम उसके पीछे भी लगे सर। पूरा साल भर जो भी मैनिफेस्टेशन, वो कहते हैं ना कि सुबह उठो, यूनिवर्स को थैंक बोलो, यूनिवर्स कनेक्ट करो कि हाँ मुझे ये मिल गया, हाँ मुझे वो मिल गया। आई डिड एवरीथिंग सर, लेकिन जब और जो कि यूनिवर्सिटी में मेरा वहां पर हम टेन्योर भी अपना किया। श्रेया जी, आपका मेंटर कौन था? मेंटर कोई नहीं सर, हम अपने आप को अपना मेंटर बनाए थे, कोई हमको गाइड नहीं कर रहा था सर। तो मुझे ये लगता है कि जब भगवान कृष्ण को और भगवान राम को भी एक मेंटर की जरूरत थी, तो कहीं ना कहीं जब हम खुद को अपना मेंटर बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। क्योंकि एक मेंटर ही होता है, एक मेंटर ही होता है जो कहता है कि इतनी सारी मेहनत किए, इतनी सारी मैनिफेस्टेशन किए, कमी कहाँ रही। एग्जैक्टली सर। और जब हम अपने यूनिवर्सिटी से पूछ रहे कि मेरी गलती कहाँ हुई, जो कि मेरा सिनॉप्सिस जो था, रिसर्च प्रपोजल जो था, जिसको हम इंटरव्यू तक लेकर गए सर, वो बाकियों से बहुत अच्छा था। ट्रॉमा स्टडीज हम बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर गए थे। बट देन टू जब यूनिवर्सिटी वालों से हम पूछे कि मेरा फेलियर कहाँ, मेरा इंटरव्यू के प्रोसेस में नाम क्यों नहीं है, दे सेड तुम की वही बात हो गई कि कुछ लड़के जो हैं लड़की देखने जाते हैं, तो एक लड़का ऐसी लड़की देखने गया है ना शादी के लिए, और उसको लड़की पसंद नहीं आई और उसने रिजेक्ट कर दिया। अब लड़की ने सवाल पूछ बैठा कि भाई मेरे अंदर क्या कमी है जो तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। नहीं सर, नहीं मिला है। उस सवाल का जवाब यही है सर कि हम अब 0 पे आ गए, और शायद सवाल का जवाब ही अगले 10 साल में मेरा सक्सेस होगा। ऑलराइट, तो इस ये जो मैंने एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। उस लड़के ने जवाब भी दिया कि मैंने क्यों रिजेक्ट किया। उसने कहा कि उसको एक गोरी लड़की चाहिए थी, आप तो सांवली। तो उसकी प्रॉब्लम होगी ना सर, उसकी मेंटालिटी ऐसी है। तो यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम है ना, आप अपने को फेलियर क्यों समझते हैं? ओके हाँ, तो सबसे यही बोल रहे सर कि कुछ और अच्छा मिलेगा हमको, कुछ और अच्छा मिलेगा। अब क्या अच्छा मिलेगा, तो यही तो बात हो गई ना, जो रिक्वायरमेंट थी वो मीट नहीं हो पाई। वेरी सिंपल। आपने अपना खूब दिया, बहुत बढ़िया दिया, लेकिन सामने वाले को जो चाहिए था वो दिया कि नहीं दिया? नहीं, तो इसलिए वो रिजेक्ट कर दिया। सामने वाले को पूरी खानी है और आप उसको चिकन खिलाए जा रहे हो, बोला एकदम बढ़िया चिकन बनाया है, एकदम बढ़िया कबाब मार कर। तो भाई उसको नहीं खानी, वो वेजिटेरियन है। और फिर आपको लग रहा है यार मुझे चिकन बनाने नहीं आता क्या? समझ रहे हैं? तो अपने आप को मोटिवेटेड रखना है सर, इसका मतलब मोटिवेटेड रखना है और साथ में एक मेंटर रखना है। आपको इतने दिन इंतजार नहीं करना पड़े कि आपको अपना जवाब आज मिल गया ना कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये जवाब उसी दिन मिल जाना चाहिए जिस दिन फेलियर था, तो आज तक ये ड्रैग नहीं हो रहा होता, आप कहीं से कहीं और पहुंचे होते। राइट, चलिए, थैंक यू श्रेया जी। वेलकम सर, और आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम आपके अंडर ऐसा सजेस्ट करें? जैसे श्रेया जी की तरह कई सारे स्टूडेंट्स हैं, तो क्या आपके अंडर पीएचडी कर पाना, क्योंकि कई सारे बच्चे आपके अंडर करते हैं पीएचडी, तो आपकी यूनिवर्सिटी में
जिनको भी पीएचडी करना है तो आप जहां से भी कर रहे हैं वहां पे आप को सुपरवाइजर लेने की एक प्रोसीजर होता है यूजीसी नेट के अंदर, और इसमें कोई लिमिटेशन भी नहीं है कि एक प्रोफेसर कितने को सुपरवाइजर बन सकता है कितने कैंडिडेट के, तो आप वो अडॉप्ट कर सकते हैं जहां से भी आप कर रहे हैं। तो यू कैन चूज मी एज अ को सुपरवाइजर, जहां पे मैं आपको एक्सपर्ट एडवाइस दे सकता हूँ। तो मेरा नंबर जो है राहुल जी के पास है, और आप चाहें तो मैं चैट बॉक्स में भी डाल दूंगा ताकि आप इजीली मेरे पास अप्रोच कर पाएंगे अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के, बिकॉज आई रियली लव द वे डॉक्टर राहुल जी इज सर्विंग दिस कम्युनिटी सेल्फलेसली, एफर्टलेसली, नेचुरली, हमेशा तैयार रहते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी सर, प्लेगरिज्म में जो कम से कम 7 से कम चाह रहे हैं सर, तो वो थीसिस के लिए सर क्या किया जाए, कम से कम 5 या 2 या 3 मिल जाए सर? क्या मिल जाए परसेंट? वो जी सर, वो थीसिस जो सबमिशन होगा सर, तो हम चाह रहे हैं बहुत कम से कम प्लेगरिज्म हो, ज्यादा नहीं हो सर। 10% अलाउ करने यूजीसी, आपको 3 और 4 क्यों चाहिए? सर 3 और 4 आफ्टर 5 के नीचे हो जाता तो अच्छा रहता सर। मुरारी जी कि जो प्लेजरिज्म चेक होता है वो मशीन से होता है ना, टर्निटिन मशीन डेटाबेस से होता है, और मशीन को कहीं ना कहीं मशीन गलती करती है। तो आप कितने भी बढ़िया से चेक करोगे, आपने जो कोटेशन किसी को रेफर भी किए ना उसको भी आप प्लेजराइज दिखाएगा, और यूजीसी को ये बात पता है, इसलिए उसने 10% अलाउ कर रखा है। तो रादर देन आप परफेक्शन के पीछे भागें, आप सर्कल को जोड़ने की कोशिश कीजिए। इधर से शुरू किया तो आके जुड़ जाए, ना कि वो गोल हो जाए। जोड़ करके डिग्री लेकर के निकल लेना है। सर राइट, थैंक यू सर। तो आई होप कि सबके क्वेश्चंस हो गए हैं। जी सर। राजीव जी, आर यू देयर इन द सेशन? राजीव जी, राजीव जी प्लीज, मैं आई वांट टू कॉल यू फॉर वोट ऑफ थैंक्स, उसके बाद हम सेशन को कंक्लूड करेंगे। राजीव जी एक बार आप वोट ऑफ थैंक्स कर दें, उसके बाद वी कैन कंक्लूड आवर सेशन। मैं ऑडिबल सर? Am I audible? Yes, you are completely audible. हाँ, मैं डॉक्टर प्रेम शंकर पांडे सर को बहुत ही धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सर से मैं बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आपको मतलब इनवाइट किया जाए, और सच बताऊँ तो सर आपके बुक के वजह से ही मेरा मतलब पेपर 2 क्लियर भी हुआ था। 3 times I cleared UGC NET and 1 time GATE I cleared, and I really thank you so much sir, because आपके वजह से बहुत सारे चीज़ें मुझे समझ में आए हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो मैंने पढ़ा नहीं था, और आपके वर्ल्ड लिटरेचर की वजह से वो चीज़ें मतलब बहुत आसानी हो गई है। तो मैं यहाँ पे सबको ही मतलब सजेस्ट करूँगा ज़रूर वो बुक पढ़िए। और यहाँ पे मैं आपको रिक्वेस्ट भी करूँगा सर कि बीच बीच में सर आते रहिएगा, क्योंकि हम सब लोगों को आपसे ऐसे ही मोटिवेशन एंड ऐसे ही सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी, ताकि आगे जाके हम लोग बहुत अच्छा कुछ कर पाए। एंड थैंक यू सो मच सर, मिशन JRF यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूंगा राजीव जी आपसे मैं। हाँ, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सेशन रखेंगे जहाँ पे केवल लिटरेचर के स्टूडेंट रहें, ताकि मैं उनको ये बता पाऊँ कि बुक को पढ़ना कैसे है। डेफिनेटली सर, हो जाएगा सर, आपने कह दिया बस हो गया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता तो होता है कि पढ़ाई को पढ़ते कैसे। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर शंकर सर से आशीर्वाद लेना चाहेंगे, जो सर पहले ही पीरियड में सर ने सभी साथियों को मिशन के लिए झकझोर दिए। तो सर से मैं धन्यवाद तो सर को नहीं दे सकता हूँ, सर से आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। जो सभी साथियों को एक ऐसा एनर्जी मिला जो लगता है जो ना होते हुए भी हो जाएगा सर, अगर मन बना लिया तो, या जो चीज जिस फील्ड में
अगर वो मन बना लिया तो होना तय है, ना होने की कोई बात ही नहीं है। सर से आशीर्वाद प्राप्त। शुभ रात्रि। मुरारी लाल। Thank you so much, Muradji ji. And so thank you so much, Rajiv ji, for giving this vote of thanks. And thank you so much, Rahul ji, for recalling me and bringing on this beautiful, wonderful platform. और इस तरह से आप अपने कमलों की संख्या बढ़ाते चलिए ताकि आपकी नदियां रंग बिरंगी दिखती रहें। Thank you so much, sir, for joining us. Thank you. Thank you, everyone. Good night. Good night, sir. गुड नाइट सर। चलिए गाइज, एक सेकंड में लूंगा आप लोगों का अभी, क्योंकि हमारा रिसर्च प्रपोजल वर्कशॉप चल रहा था ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस तो हुई नहीं। आज हमारा संडे हो गया, आज हमने सर को बुलाया। कल से जो है हमारा पेपर 1 और पेपर 2 का क्लास स्टार्ट हो जाएगा फिर से। तो पेपर 1 की जो टाइमिंग है, एज यू 10 से 11 बजे रात को पेपर 1 का क्लास होता है, और पेपर 2 शाम में 7 से 8 होता है ना, यही टाइम है। पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर 7 to 8 PM और पेपर 1 10 to 11। तो कल से हमारा सेशन जो क्लासेस चलती है वो एज यूजुअल चलने लग जाएगी, ठीक है। तो आप सभी लोग कल से कनेक्ट करिएगा क्लास में, और सभी को इन्फॉर्म भी कर दीजिएगा कि कल से हमारा क्लास पेपर 1 पेपर 2 का एज यूजुअल चलेगा, है ना। तो हम मिलते हैं गाइस कल के क्लास में, तो आगे की बात करेंगे। आज प्रोफेसर प्रेमशंकर पांडे सर ने बहुत कुछ बताया, और बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, ऑथर हैं, प्रोफेसर हैं, तो बहुत कुछ जानने को मिला। सर का आशीर्वाद मिलता रहता है, और जो लोग इंग्लिश के हैं वो तो सर को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, क्योंकि सर की ही बुक को हम लोग पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, तब जाकर के नेट JRF PhD में मदद होती है। तो ऐसे फेस हैं, ऐसा नाम है, और सर आज आए थे तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, और आगे भी आते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए, मेहनत करते रहिए। कोई डाउट हो तो बात करिएगा, है ना, फोन और व्हाट्सएप में। हैव अ गुड डे, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर। आप 2 रिक्वेस्ट करिए। हाँ, ऐसा कर लेंगे। ऐसा मंथ में ट्वाइस तो कर ही सकते हैं, ट्वाइस इन अ मंथ, सो वी कैन डू दिस थिंग। बेनिफिशियल रहेगा। उपासना मैम कह रही हैं कि सर आज के जैसा सेशन फिर ऑर्गेनाइज करिएगा, सर को सुनने के लिए।
हाँ, सेशन तो हम लोग उपासना मैम रखते ही हैं वीकेंड्स पे, तो हमारा मोटिवेशनल सेशन या ऐसा पब्लिक टॉक तो रहता ही है। महीने में 2-3 बार तो हमेशा से तो रखेंगे, होता ही रहेगा ये हमारे पार्ट ऑफ आप कह लो करिकुलम है कि मैं महीने में 2 या 3 ऐसे टॉक तो कराता ही हूँ, है ना। तो आप सभी लोग हमको कनेक्ट। तो कैथारसिस मिल गया आज। जी मैम। सर वो क्लींजिंग होता है ना, पर प्योरिफिकेशन एंड परगेशन, वो कैथारसिस, हाँ वो हो गया मेरे साथ। हम इतने दिन से मतलब सर को सुन के अच्छा लगा सेशन से। थैंक यू। तो पीएचडी में आपका अभी तक मतलब एनरोल नहीं किया आपने कहीं? नहीं सर, जिस यूनिवर्सिटी में दिए थे वहां पर नहीं हो पाया सर। तो किसी और भी, अभी तो एसकेएमयू का भी डाला आज मैंने, आपके घर के ही पास है, एसकेएमयू का भी आया है, उसमें अप्लाई कर दीजिएगा। यस सर, बट वही है ना कि नहीं समझ में आ रहा है अब। ऐसा चौराहे पे खड़े हो गए कि जेआरएफ की तरफ हम फोकस करें या डायरेक्टली एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयारी करें। दोनों सेम है, दोनों में कुछ ऐसा सिलेबस सेम है, पीएचडी एंट्रेंस का भी और नेट जेआरएफ का भी। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पीएचडी एंट्रेंस एंड द सिलेबस ऑफ नेट जेआरएफ, बोथ आर सेम। बस यही है कि पीएचडी एंट्रेंस में आपको रिसर्च थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, तो वो तो आप पेपर 1 में वैसे भी पढ़ते हो। देखिए, ये चीज आप हमेशा, श्रेया मैम या मैं सभी को कह रहा हूँ कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं ना जहाँ की आबादी 150 करोड़ है, तो आप यहाँ पे साइमल्टेनियसली चीजों को करते रहिए, क्योंकि हमारा एज निकलता जा रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं ये देखता हूँ, इवन मैंने भी अपने टाइम ये किया है गलती, कि हम लोग ये सोचते हैं मास्टर्स के बाद कि पहले जेआरएफ हो जाए, पहले नेट हो जाए, तब पीएचडी करेंगे। इस चक्कर में आप लोग 3-4 साल हमारा खराब होता है। एज तो नहीं रुक रहा ना, आपने मास्टर्स कर लिया उस टाइम पे आप यू आर लाइक 23 और 24, अब आपने नेट के चक्कर में 3-4 साल खराब किया, अब आप 28 के हो गए, 29 के हो गए, अभी भी आपका नेट हुआ नहीं हुआ, है ना, प्रोबेबिलिटी है कि हो भी सकता है नहीं भी। अब आप सोच रहे हो कि, तो बहुत इट्स नॉट इजी। तो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू एडवाइस दैट डू दिस थिंग साइमल्टेनियसली। पीएचडी में एनरोल जहां होता है करा लीजिए, साथ साथ तैयारी चल रही है, आज ना कल जेआरएफ होगा तो आपको फेलोशिप मिलेगा ही। अगर नेट भी हुआ तो भी यू बिकम एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसमें कोई इशू है ही नहीं। तो इसलिए बिल्कुल यहाँ पे ऐसा मत करिए, खास करके हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि आप मास्टर्स करते ही कहीं ना कहीं एनरोलमेंट लीजिए, अगर आपको पीएचडी करना है तो। और अगर जिनको बीएड वगैरह करना है तो वो तो फिर बीएड करते हैं, बट जिनको हायर एजुकेशन में आना है तो मास्टर्स करते ही आप पीएचडी में एनरोल कराइए। और नेट जेआरएफ तो देखो ट्वाइस इन अ ईयर है, ट्वाइस, 2 बार साल में है, तो वो आज ना कल क्वालिफाई आप करोगे ही। जब क्वालिफाई करोगे तो यू विल गेट बेनिफिट, बट उसके लिए वेट करना, वो होने पे कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होगा, मिला जुला के करना पीएचडी ही है ना। तो जो हमारा मेन मोटो है वो यही है कि डॉक्टरेट करना और उसके बाद प्रोफेसर बनना। तो रास्ते वही है कि भैया, मान लीजिए कि आपको धनबाद से दिल्ली पहुंचना है, तो धनबाद से दिल्ली हवाई जहाज से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं और बस से भी जा सकते हैं। अगर जेआरएफ हो गया तो हवाई जहाज से चले जाइएगा क्योंकि पैसा मिलेगा, अगर नेट हो गया तो भी चलो ट्रेन से, कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जॉब हो जाएगी आपकी, साथ के साथ पीएचडी भी करोगे, कहीं ना कहीं कॉलेज में भी हो जाएगा तो भी। और अगर कुछ नहीं हो पाया तो भाई मान लीजिए बस से भी जाओगे लेकिन पहुंचोगे तो सही दिल्ली, पीएचडी तो कंप्लीट होगा। तो इसलिए ये हमेशा याद रखिए कि इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर जगह पे सीटें 10 आती हैं और जो लोग होते हैं वो 500 होते हैं। तो इसलिए हमें तो देखो, हमें अपने लिए अपॉर्चुनिटीज तलाशना होगा, यहाँ पे बैठे बिठाए कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और खास करके जनरल कैटेगरी में आप आते हैं तो जनरल के लिए तो क्या मिलेगा आपको, ना कोई आपको प्रिविलेज है ना कुछ है, रिजर्वेशन है, तो आपको तो खुद से सब कुछ करना है, हाई कट ऑफ भी आपका जाएगा। तो इसलिए जहां मिलता है मौका, इसलिए जगह को लेकर के कि भाई मुझे यहीं मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ भी पहले बहुत ऐसा, मेरे साथ कई बार ऐसा होता था कि मैं जैसे जहां से ग्रेजुएशन कर रहा हूं तो सोचता था यार कि यहीं पे मेरा मतलब यहीं पे कल को मैं प्रोफेसर भी हो जाऊं, फिर मास्टर जहां से किया यहीं हो। ऐसा ही गाइस, देखो डेस्टिनी का कुछ पता नहीं, आज आप वहां रह रहे हो, कल आप कहाँ रहोगे, नोबडी नोज। तो इसलिए जगह को लेकर के बहुत स्टिक मत रहिए, रिजिड मत रहिए कि भाई मैं अगर यहाँ रहती हूँ तो भैया यहीं आसपास कहीं हो जाए, फिर यहीं नौकरी भी हो जाए, वो संभव नहीं है। वो तो किसी किसी का लक होता है कि जहां पैदा हुए वहीं पढ़े वहीं जॉब हो गया, ये तो मतलब 1000 में 1 लोगों का ऐसा भाग्य होता है। बाकी तो हमें अपने डेस्टिनी के लिए सभी को जाना पड़ा है बाहर।
आप देखिए ना, जितने भी बड़े लोग हुए, सक्सेसफुल हुए, सबने अपने घर को छोड़ा, कहीं ना कहीं गए, कहीं ना कहीं से उन्होंने एजुकेशन पाया, एनलाइटन हुए, तब जाकर के उनके लाइफ में कुछ मिरेकल हुआ या कुछ अचीवमेंट्स हुए। तो ये भी है गाइस कि आपको कंफर्ट जोन से भी बाहर आना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे कि जहां मैं पैदा हुई, जहां मैं रहती हूँ, वहीं पे सारा व्यवस्था बन जाए, वो संभव नहीं है। बहुत समय निकल जाएगा, और समय बहुत निकलने के बाद क्या होता है ना, हमारा मेंटल स्टेट हमेशा एक जैसा नहीं होता, मेंटल स्टेट बदलता रहेगा एज के हिसाब से, है ना। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि एक समय बाद फिर आपको लगेगा कि यार चलो मुझे जॉब करना चाहिए, मुझे पैसा कमाना चाहिए। अभी आपको लग रहा है चलो पढ़ती भी हूँ, तो समय के साथ आपकी प्रायोरिटी बदल जाएगी। फिर कुछ समय के बाद लगेगा यार अब मुझे जॉब भी नहीं करना, अब मुझे घर पे ही बैठना है, मुझे लाइफ को जीना है। तो मैंने ये फील किया है कि समय के हिसाब से ना आपकी प्रायोरिटी बदल जाती है। आप ये सोचिएगा कि 35 में और 40s में कि अब मैं नेट की तैयारी कर लूं, वो इतना आसान नहीं है। आप मास्टर्स करते करते नेट कर सकते हो, लेकिन आप एक टाइम के बाद सोचिएगा तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। मतलब अभी जो एफर्ट आप लगा रहे हो उसका गुना 20 एफर्ट बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। हाँ राहुल सर। जी मैम। मान लेते हैं सर। हाँ जी मैम, बोलिए मैम, सुन पा रहा हूँ आपको। तो वही जी, तो यही मैं कह रहा हूँ गाइस, इसलिए ऐसी गलती कई लोग करते हैं, मैंने ऐसी गलती करते हुए देखा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब जो कर सकते हो कर लो, क्योंकि सरकमस्टांसेस इतनी तेजी से बदलते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते, और एक समय के बाद कुछ करने लायक हम बचते भी नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी जल्दी हो। सर कोई एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से करना ऐसा कुछ रहता क्या सर, या हर से अगर हम पीएचडी करें तो उसकी वैल्यू सेम रहती है? मैम सबकी वैल्यू सेम ही है, क्योंकि यूजीसी, बस ये होना चाहिए कि यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। अगर यूजीसी ने उसको रिकॉग्नाइज कर रखा है तो उसकी वैल्यू तो सेम ही होगी। फॉर एग्जाम्पल अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का जो है ना पीएचडी के एडमिशन का नोटिफिकेशन आया हुआ है सर, लेकिन मेरी सारी स्टडीज जो है ना उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हैं। तो जैसे आप बता रहे हैं कि मैं उसी का वेट कर रही थी कि पीएचडी मैं उस्मानिया से ही करूं, लेकिन अभी आया हुआ है और उसकी डेट चली गई। तो एज पर योर सजेशन अगर मैं जो है ना अम्बेडकर से कर लूं तो उसकी वैल्यू कुछ कम तो नहीं होगी ना सर? कोई वैल्यू कम नहीं होगी मैम। अब मैम मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी आप मास्टर्स कर लिया आपने, अब आप पीएचडी के बारे में सोच रहे हो। आपने 10th कहाँ से किया? कोई आपने 10th आज से 6-7 साल 8 साल पहले किया होगा। 10th आपने किया ये मायने रखता है, कहाँ से किया अब किसी को फर्क नहीं पड़ता। 12th आपने जब 12th में थे तब ये आपके सोसाइटी और आपके पियर्स और आपके फैमिली को ये फर्क कि भाई मेरी डॉटर कहाँ से 12th। अब क्या फर्क पड़ता है? अब तो बस सब आपके मार्कशीट को देखते हैं। आप चाहे जॉब के लिए जाओ चाहे किसी के लिए पीएचडी, आपका वो बस मार्कशीट देखेंगे, हाँ भाई कितना परसेंट है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया आपने डॉन बॉस्को से पढ़ा है कि सेंट फ्रांसिस से पढ़ा है कि सर्वोदय विद्यालय से पढ़ा है या फिर सरकारी विद्यालय से पढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो मार्क्स देखते हैं, अच्छा 88%, 90%, ओके बस। तो वही चीज है मैम कि अभी क्योंकि आप पीएचडी करोगे तो आप सोच रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। योर नॉलेज मैटर्स, आपका नॉलेज, आपका प्रेजेंटेशन, योर कॉन्फिडेंस, दिस थिंग मैटर्स। इसलिए तो मैंने कहा ना कि हम लोग बहुत चूजी हो रहे हैं। जी जी सर, जी एग्जैक्टली आपका पॉइंट है, मुझे वही स्ट्राइक हुआ। यही वजह से मैं जो है ना सर बिल्कुल कंफ्यूजन में थी कि नेट लिखूं या पीएचडी, और पीएचडी इससे करूं कि उससे करूं। आई एम इन अ बिग डिलेमा सर। डोंट बी चूजी मैम, जहां मिलता है वहां करिए, बस यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। एडमिशन लीजिए और आगे फिर बढ़िए। एक जगह पे रुकोगे ना तो फिर वहीं फंसे रह जाओगे, अब स्टक हो जाओगे, समय बहुत निकल जाता है, टाइम टेकिंग है ना ये सारी। जी 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 सर, जी सर। तो पीएचडी में एडमिशन के लिए थोड़ा सा गाइडेंस आपकी तरफ से मिल सकेगा ना सर? क्या सब्जेक्ट है मैम आपका? मेरा एजुकेशन है सर। अच्छा अच्छा, हाँ। लेकिन अभी जो है ना इंग्लिश का भी अच्छा रहता बोले तो आई एम थिंकिंग अबाउट दैट आल्सो सर। अच्छा इंग्लिश और दैट। अच्छा, आपसे आई थिंक मेरी फोन पे कभी बात भी हुई है ना, आपने बताया था कि मैं जी सर।
तो मैंने तो कहा था मैम इंग्लिश में स्कोप ज्यादा है, बट आप देख लीजिए, अगर आपको एजुकेशन में मिले तो उसमें भी ले सकते हो आप। हाँ, इंग्लिश से मुझे इसलिए डर लग रहा है सर, क्योंकि ये सारी चीजें बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा, इस तरह से मुझे थोड़ा डर लग रहा है सर। तो एजुकेशन में ले लीजिए मैम, कोई इशू नहीं है, एजुकेशन भी अच्छा है। अच्छा, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। नहीं देखो, मैं तो देखिए, बात करने से ना बहुत सारी चीजें निकलती हैं बाहर, और जो हमने मीन्स ऑफ नॉलेज पढ़ा है, मीन्स ऑफ नॉलेज में अर्थपत्ति है ना, मीन्स ऑफ नॉलेज में एक पॉइंट है। तो यही है कि मान लीजिए कि जो मैंने अपने लाइफ में फेस किया, तो अब मैंने वो आपको बता दिया, अब जरूरी है कि वो आप भी करोगे। अब आप गलतियों से सीखना, मतलब किसी दूसरे की गलती से भी तो सीख सकते हो ना। कोई आपको मान लीजिए गाइड कर रहा है, कोई मेंटोरशिप कर रहा है, तो वो इसलिए कर रहा है ना ताकि आपका समय खराब ना हो, आप समय से चीजों को कर लें। यही तो मेंटोरशिप और क्या है, दिस इज मेंटोरशिप, कि आपको रास्ता दिखाना कि भाई सही समय पे सही चीजें होती चली जाएं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए मैंने कहा इंग्लिश से अगर करेंगे तो हो जाएगा सर। बिल्कुल होगा मैम, सारे मैक्सिमम ये इंग्लिश वाले ही बैठे हैं, सब लोग, बिल्कुल हो जाएगा। ओके सर, ओके सर, सब आपको असिस्ट भी करेंगे, हो जाएगा बिल्कुल। जी सर, आई विल गो विद दैट सर, थैंक यू सर। ठीक है, बाकी कल से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, तो सब लोग आइए क्लास में, है ना। पीएचडी का कर लीजिए, वैसे कहीं ना कहीं अभी तो पीएचडी का सीजन चल रहा है, तो कई सारे फॉर्म्स आए हुए हैं, 2-4 फॉर्म अप्लाई करिए, एक जगह हो ही जाएगा। सीटें भी काफी आ रही हैं, बहुत ज्यादा सीट्स आ रहे हैं हर जगह। नहीं, मैं दिल्ली हूँ अभी तो, दिल्ली में गाजियाबाद। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं गाइस, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, और कोई डाउट हो तो फिर फोन पे बात करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। थैंक यू सर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय।